शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। गदा यानी गदागर, भिखारी। तो अल्लाह तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। गदागर को, भिखारियों को बादशाह बना देता है। इशारा तेरा काफी है घटाने और बढ़ाने को। अल्लाह फरमाते हैं हमने इनके दरमियान रिज़्क़ को तकसीम किया, लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, ताकि ये लोग एक दूसरे को ताबे बना के रखें। और बाहर मुल्कों में भी ऐसा ही है, सारे थोड़ी होते हैं, कुछ ज्यादा मालदार, कुछ कम मालदार। जो बड़ा मालदार है उसकी कंपनी होगी, जो कम मालदार है उस कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, मुलाजमत कर रहे होंगे। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसके लिए चाहता है इस बढ़ा देता हूँ, जिसके लिए चाहता है कम कर देता हूँ। आज बहुत से लोग जो बहुत फजाइल बयान कर रहे हैं दौलत के और गरीब को बुरा भला कह रहे हैं, इस बात से डरना चाहिए, जरा सी अल्लाह की नजर हटेगी और आप रोड पे आ जाओगे, चीखते चिल्लाते रह जाओगे आप कि हो गया मेरे साथ। तो शायर ने कहा है ना, तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। गदा यानी गदागर, भिखारी। तो अल्लाह तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। गदागर को, भिखारियों को बादशाह बना देता है। इशारा तेरा काफी है घटाने और बढ़ाने को। एक इशारे की देर होती है दौलतमंद रोड। और हमने तो बहुत देखे अपनी जिंदगी में, जिनकी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी, बहुत पैसा था, ऐसा छिना है पैसा कि दिवालिया हो गया। तो इसलिए ये जो बार बार मैं तशरीह कर रहा हूं ना हदीस की, कि मेहनत इंसान करे, वक्त को जाया ना करे, इसका मतलब मंजिल पहले मुतय्यन करे कि जाना हमने किस तरफ है। उस मंजिल की तरफ अगर आप सुस्त रफ्तारी से भी चले गए तो किसी ना किसी दिन पहुंच जाओगे। शरीयत इसको टाइम वेस्टिंग नहीं कहेगी। लेकिन अगर मंजिल ही मुतय्यन नहीं है, मंजिल दौलत को बना लिया आपने, तो भाई अगर दौलत को मंजिल बना लिया तो फिर या तो पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। नहीं पहुंचोगे तो भी काम नाकाम, पहुंच गए तो भी नाकाम, क्योंकि पहुंचने के बाद फिर वो दौलत छीनेगी आपसे, मरोगे आप। तो आप तो फिर भी मरोगे ना, जब मर गए तो खत्म सब। और कोई ज्यादा मसला नहीं है मरने का, कोई इतना लंबा टाइम नहीं है। पता नहीं क्या समझा हुआ है लोगों ने, खा करके मरता है बैठे बैठे। मौत के इतने असबाब है ना, मैं तो डॉक्टरों से बहुत मिलता हूँ, आते हैं मुलाकात करते हैं, बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर। बाज डॉक्टर यूट्यूब पे बड़े मशहूर हैं, उनकी स्पीच बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त उनकी रिसर्च होती है। फिर दूसरे डॉक्टरों से राब्ता करके तज्जिया करता हूँ। तो वो जो बड़ी जबरदस्त रिसर्च थी वो बिल्कुल क्या निकलती है बाज दफा, जैसे सुहांजना के फजाइल थे ना, बाज डॉक्टर खुराक के भी माहिर होते हैं ना, बाज हकीम होते हैं अच्छे मोतदिल। तो जो आप अगर क्या क्या कह रहा था, दिमाग में समझना खाना पड़ेगा मुझे। तो मैं चाह रहा हूँ वो बात को लिंक करूं जहां से लेके उसको दाएं बाएं ना हो। वो तो 5 चीजें हैं, ये इधर किधर से आया मैं। ये जो मेरा दिमाग ऐसे घूमता है ना, ये दिमाग हाफजे की कमजोरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप समझे, एक वक्त में दिमाग में बीसियों चीजें घुस रही होती हैं, उनको छन्नी लेके छानना पड़ता है। हाफजे की कमजोरी होती तो कोई चीज याद करता तो भूल जाती ना, तो याद करूं तो मुझे खट से याद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर दोबारा वहीं से आ जाते हैं, फिर दोबारा उसी। देखो जब आप आगे निकल जाओ ना और भूल जाओ कि कहाँ मुड़ना था, तो पीछे आओ, दोबारा आओगे तो वो रोड सामने आ जाएगा। ये फायदा होता है, दोबारा रिवर्स। तो मैं ये कर रहा था कि ये चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो मंजिल का जो रुख है ना वो ठीक होना चाहिए। दौलत आपका कभी भी हदफ नहीं होना। दौलत को आपने अगर हदफ बना लिया तो कामयाब होने के बाद भी नाकाम होगे। सारी जिंदगी स्ट्रगल मेहनत कर करके एक मकाम तक पहुंचोगे और कोई बीमारी हमला करेगी, उस दौलत के होने ना होने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। लोग पैसे में ये तो देख रहे होते हैं कि मैं कमाई चले जा रहा हूं, ये नहीं देख रहा कि मैं डाउन होता चला जा रहा हूं, डेली रोजाना गिर रहा हूं मैं।
आप आज पराठे पे बयान सुन रहे हो, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या ख्याल है 15 साल के बाद जो अभी जो 40 साल या 50 साल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 15 साल के बाद पराठे का बयान उनको अच्छा लगेगा? कहेंगे यार हम तो खा ही नहीं सकते। तो 10 साल रह गए पराठा खाने में, 40 वाले बैठे हुए। ये क्या है? ये तो मैंने एक पराठा तो एक मिसाल दी है। दुनिया की हर अय्याशी इसी तरह ही है। आप घर बनाते 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 एक मकाम तक पहुंचोगे, पैसा आ गया, जब घर बनेगा आप 50-60 साल रह कितने गए, 50-60 साल के हो गए आप। अब क्या रह गया? अबे 2/3 जिंदगी गुजर गई, 1/3 में अपना घर, अपनी दीवारें, अपनी ईंटें, क्या एंजॉय करोगे? ये मेरा क्लिप चलता है तो एक साहब मुझे कहने लगे, मेरा जाती घर के बारे में क्लिप चला, तो 4 बंदे बैठे हुए थे और मेरा क्लिप जब उन्होंने सुना ना कि अपना घर ये क्या लोगों ने मुसल्लत कर लिया है, तो वो साहब मेरे जानने वाले लोगों को नहीं पता कि ये मुफ्ती साहब का दोस्त है। तो कह रहे जैसे क्लिप बंद किया ना तो वो कहने लगा, अबे इसको नहीं सुना करो, फजूल बातें करता है, अबे इसको। मुझे अपने बारे में तबसरा ना इस तरह से चलता है कि कोई बंदा किसी महफिल में बैठा हो और लोग उसको ये ना जानते हो कि ये मेरा जानने वाला हो, फिर सही तबसरा आता है सामने। सामने तो हजरत जी मुफ्ती साहब खैरियत से आप तभी, माशाल्लाह आपके बयान बड़े टाइट होते हैं, सामने तो यही चलेगा ना। तो सही तज्जिया जो आता है ना वो न्यूट्रल, कि मैं ना हूं और हमारा जानने वाला हो और लोगों को पता ना हो कि हमारा जानने वाला। जैसे हमारी कोई रिलेटिव खातून थी हज पे, तो मेरा भी सफर था, हमारे साथ थी, तो उन्होंने क्या कहा कि वो कोई खातून को नहीं पता था ये हमारी रिलेटिव है। तो खातून मेरा बयान देख के कह रही है, ये मुफ्ती मुझे जहर लगता है। वैसे गुजर रहे हो तो खवातीन भी देख रही होती हैं, वही मुफ्ती साहब जा रहे हैं, वो मुफ्ती साहब जा रहे हैं। जिसको सलाम का मौका मिलता है वो सलाम भी करती हैं, तो जाहिर अकीदत की बेस पे ही सलाम किया जाता है ना। और न्यूट्रल लोग हैं, ये मुफ्ती मुझे क्या लगता है, जहर लगता है। सामने कोई नहीं आके कहता तू मुझे जहर लगता है। और फिर वो कहने लगी, मैंने अपने बच्चों को इसके बयान में जाने से रोक दिया है, शादियों की बातें सुन सुन के खराब हो रहे थे। ये उनका पूरा तबसरा ही है, शादियों की बातें सुन सुन के खराब हो रहे थे। मैंने कहा इस बेचारी हमारी बहन जिसका ये बच्चा है, इस बेचारी को क्या पता कि मेरे पास भेज के ऑर्डर पे खराब करवा लो, ऑर्डर दे के खराब करवाओ, क्योंकि इनको नहीं पता बाहर का माहौल ऐसा है। एक दफा जिना में पड़ गया ना ये, फिर आप गन पॉइंट पे भी इसकी शादी कराओगी, ये शादी नहीं करेगा। और अगर कर लेगा तो चलेगी नहीं, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स इतनी होंगी कि बीवी मोबाइल में पता चल जाता है कि गफ्फार से असल कौन मुराद है, सत्तार से असल कौन। आजकल उनको पासवर्ड भी खोलने आते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो पकड़ा जाएगा। फिर वो जो बदगुमानियां फिर आप रोगी सारी जिंदगी। तो मैंने तो इस पे बयान किया कि खवातीन को चाहिए अपने बच्चों को मेरे पास भेजें और मुझे ऑर्डर दे कि इनको खराब करने के लिए भेज रहे हैं हम। ये खराबी उस अच्छाई से बेहतर है जिसको आप अच्छाई समझ रही हो, और नेचुरल लाइफ की तरफ लेके आ रहे हैं भाई। उनको कहते हैं अभी किया इसे, अभी कमाता कहाँ है, अभी अपने पाँव पे तो खड़ा हो जाए, अभी से बेकार बचकाना बातें। आप अल्लाह पे तवक्कुल करो भाई, अल्लाह पे, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, काफी हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं, तो कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है, मालदार कोई आलिम है, लेकिन उनको बहुत पैसा वैसा नहीं है उनके पास, बहुत क्या हैंड टू माउथ चल रहे हैं। तो अभी उनका बेटा 17 साल का है, तो मुझे कहने लगे यार मैं इसके रिश्ता देखा, इसकी शादी करा रहा हूँ। तो मैंने वही बात उनसे की जो आमतौर पे लोग करते हैं, सिर्फ देखने के लिए इनका कॉन्सेप्ट किया। मैंने कहा भाई अभी तो कुछ कमा नहीं रहा, मैट्रिक किया इसने, आप पहले अपने घर वालों का आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और बेगम भी 2 हैं, 2 बेगमों की जिम्मेदारी है, हैंड टू माउथ चल रहे हो, अभी इसकी भी करा दोगे। कहने लगे यार ये असल में अभी बाजोड़ के पठान है वो, तो पठान लोगों में फिर भी थोड़ा सा ना अभी फैमिली सिस्टम थोड़ा मजबूत है। मैंने नाम उनका इसलिए लिया कि किसी को गैरत आए ना, पठानों को तो आए ना कम से कम गैरत, जो शहरों में आके खराब हो रहे हैं, वो भी यही शहरों से यही चीजें सीख रहे हैं अभी। एक्चुअली ये टोपी ड्रामे है, उन्होंने भी एजुकेशन, भाई तुम्हारा खानदानी निजाम जो अल्लाह ने दिया हुआ है ना, दादा बाप माँ बहन, इनकी मोहब्बतें इज्जतें ये सब तेल हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगा। ये एक्चुअली करके सब बेड़ा गर्क हो गया है।
और बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है, सिर्फ पठान की बात नहीं है, बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है। वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप अपने खर्चे पे अपने बेटों की शादियां कर देते हैं। ये तो शहर शहर में आके खराब होते हैं। असल की कौम की बात नहीं, असल है शहरी और देहाती जिंदगी। और ये जो आलिम जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो बाजोड़ के हैं, रहते कराची में ही हैं। रहते कहाँ हैं? माहौल कराची का ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी खराब नहीं हुए। अगली नस्ल खराब होगी इनकी, अल्लाह बचाए। तो अब्बा ने मुझे, उनके अब्बा ने कहा मैं इसके लिए कोई रिश्ता देख रहा हूँ, एक जगह देख लिया, अच्छा खानदान मिल गया। तो मैंने कहा अभी तो कमाता नहीं है। उन्होंने कहा यार अभी मैट्रिक के बाद ये जाएगा कॉलेज में, तो वहाँ खराब होने का खतरा है, को एजुकेशन है, खराब होने का खतरा है। तो मैं नहीं चाहता मेरा बेटा खराब हो, मैं शादी करा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप तो हैंड टू माउथ चल रहे हो, आपके दो कह रहे हैं यार जहाँ इतने लोग खा रहे हैं एक बहू और खा लेगी। आई बस बहू क्या करेगी, 2 रोटी पक जाएगी। अच्छा कह रहे हैं यार चल ही रहे हैं ना, चल लेंगे और क्या है इसमें। मैंने बड़ी शाबाश। यहाँ लिबरल लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 रोटी का खर्चा नहीं होता, इन मौलवियों क्या तो रोटी है, बाकी तो बाकी भी एक्चुअली ऐसे तबाह, आदमी कांपने लगता है भाई अब पता नहीं क्या होने वाला है। सिर्फ 2 रोटी थोड़ी होती है, ऐसे बनाएंगे तुम्हें अल्लाह ने ऐसा अपनी जात पे एतमाद से महरूम किया है ना कि उसका हम मुशाहिदा करके और इबरत हासिल कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसा नहीं बनाया। ये कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं, इनके तो बच्चे 35-35 40-40 साल के, देखो बकरा 2 दांत का हो जाता है उसकी शादी होती है, और ये 32-32 दांत के हो जाते हैं, अक्ल दाने निकल आती हैं, वो गिरना शुरू कर देती हैं, फिर भी इनके खर्चे पूरे नहीं होते। तो ये जो आलिम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ खुद भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अब्बा गरीब थे, 8 बच्चे पढ़ भी लिए और इतनी जबरदस्त एजुकेशन है माशाल्लाह। इंग्लिश फर बोलते हैं, बैंकिंग में महारत है, आलिम भी है, दीन दुनिया दोनों। अभी पीएचडी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी हो रही है, 2 घर वाले भी पल रहे हैं, बच्चों भी जैसे जैसे बाले हो रहे हैं उनकी भी शादियां होती जा रही है, सारे काम हो रहे हैं। और जो बैठा है ना कैलकुलेटर लेके कि पहले मेरी इतनी तो फिर इतनी तो फिर इतनी, तो भाई तेरे बुढ़ापे में बच्चा पैदा होगा, तू पालेगा किस वक्त उसको? बच्चा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। देखो एक मिसाल देता हूं, आपकी बकरी बच्चा दे, किसी चरवाहे की बकरी, वो टेंशन में आता है या खुश होता है? उसको तो टेंशन में आना चाहिए था, यार पहले मेरा घास का खर्चा इतना था, अब वो खर्चा बढ़ गया है। तो भाई जब बढ़ तो गया है, लेकिन ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा होके बिकेगा, काट के भी खा सकते हो ना। तो याद रखो इंसान का बच्चा कटता नहीं है, बाजार में बिकता नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ी आपकी औलाद है। और उनके यहाँ बेटियों के मसाइल भी नहीं है। अब देखो 17 साल के जिस लौंडे की ये शादी कर रहे हैं, वो बयान सुनेगा ना तो उसको ज्यादा प्रोटोकॉल भी नहीं दे रहे 4 बच्चे को मैं, वो कहेगा मैं बहुत अजीम इंसान हूँ, मुफ्ती साहब मेरा बयान में तस्करा कर रहा है। वैसे तो अजीम इंसान होगा इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, वो 17 साल, वो भी अपने रिश्तेदारों में कजन है कोई जिससे वो रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो बच्ची भी जाहिर है कम उम्र है, उससे शादी होगी ना इसकी, वो भी अल्लाह पे तवक्कुल करके दे रहे हैं कि भाई इस घर में सब खा ही रहे हैं, तो हमारी बच्ची यहाँ रहती थी अब कहाँ रहेगी, वहां जाके रहेगी। तो अब इन खानदानों में बेटियां बाप पे बोझ बनेंगी? बोलो ना, बेटियां बनेंगी बोझ बाप पे, क्योंकि उनकी कल्चर ही यही है ना। बच्ची बालिग होगी उसकी भी हो गई, अब वो क्या करेगा? अब हमारे यहाँ सेटअप क्या चल रहा है कि आप अपने बेटे की नहीं कर रहे, इसकी चक्कर में आपकी बेटी की भी नहीं हो रही, समझ रहे? तो अपनी बेटियां बोझ बन रही है लोगों के ऊपर। रिलैक्सेशन जो आपने यहाँ निकाली थी, यहाँ पैदा की थी ना, वो सारी टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। E = MC² का सुना है ना, यही इक्वेशन बनती है यहाँ पे कि जो रिलैक्सेशन थी = टेंशन। तो जितनी रिलैक्सेशन निकाह से बच के हासिल करोगे, टेंशन उतनी ही आपकी उधर से बढ़ेगी, वो बढ़ेगी इन फ्यूचर। वो नजर नहीं आ रही होती, इसलिए मेरे बयान समझ में नहीं आ रहे होते, और लोग कह रहे होते अपने बच्चों को इसके बयान में मना भेजो, खराब हो जाएंगे।
इसलिए मैं कहता हूँ इन्नल हदिया कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। कुरान कहता है किसकी हिदायत असल है? अल्लाह की असल है। तो क्या तो हो रहा है, अभी भी जाओ पेशावर में भी हो सब, लेकिन पेशावर वाले भी खराब हो रहे हैं अब। ये सब एजुकेशन एक्चुअली ड्रामे देख देख के ना, फिल्में देख देख के कि सब कुछ रोटी थोड़ी होती है, मुफ्ती साहब ने तो रोटी की 2 रोटी ज्यादा। अबे भाई रोटी के अलावा बड़े मसाइल क्या है? मत बोलो ना, मुंह से फूटो ना। बच्चा पैदा होगा कल, होगा कहाँ? तुम लोग के तो 50 साल में 2 होते हैं, तो होगा ही नहीं। एक आध तो वैसे ही हो जाता है, उसमें क्या है? हो कुछ भी नहीं रहा, खर्चे उसके क्या है? बोलो बहुत ज्यादा है, हो नहीं रहे हैं। औलाद की एक्चुअली जिम्मेदारियां होती कितनी? तो औलाद है आपकी, 2 बच्चे, उसकी क्या जिम्मेदारी है यार? उसके हगाने मुताने की जिम्मेदारी पैम्पर ने ली है, इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी कार्टून ने ली है, खेलकूद की जिम्मेदारी और पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल ने ली है, स्कूल का होमवर्क कराने की जिम्मेदारी ट्यूटर ने ली हुई है। तो आपका क्या इसमें क्या टेंशन हो रही है? बहुत मुश्किल है मेरे भाई। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने गरीबों के बच्चे एक्टिव भी देखे हैं ज्यादा, ज़हीन भी ज्यादा देखे हैं, तरबियत में भी ज्यादा अच्छे हैं। आपको चंद नजर आएंगे चोर उचक्के डाकू, तो इनमें तो गरीब के भी होंगे मालदारों के भी होंगे, उसमें रेशो दोनों का क्या है? बराबर है। यकीन ना हो मेरे साथ उन इलाकों में जाओ, उनका खानदान निजाम देखो, गरीब है, बच्चे ज्यादा हैं, उनमें अदब तमीज और मेंटल लेवल भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा, बहादुर भी होंगे। और अमीरों के यहाँ अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर बच्चे अजीब से, यानी लगता है कि डिप्रेशन में है। इतना लाड प्यार मिला होता है, इतना है। कोई भी जो मैंने नहीं सुना था, पाठा खा लो तो फिर ये खा लो तो फिर वो खा लो, वो साइकी से बनते चले जा रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं है, जरा सी बड़े होने के बाद उनको टेंशन मिले डिप्रेशन में जाएंगे। जो नेचर है ना, उससे कभी भी बगावत मत करो। बच्चे को जो, बच्चे की जो नेचर है ना, वो है कीचड़ के गोले उठा उठा के एक दूसरे को मारना। ये नेचर है बच्चे की, इसी में खुश रहेगा वो। ऐसा पोला पोला पल रहा है ना वो मम्मी डैडी, उससे इतनी इज्जत उसको दी जा रही है। बच्चे को मोहब्बत दो, इज्जत इज्जत बड़ों को दी जाती है, छोटों को मोहब्बत दी जाती है। अब छोटों को इज्जत दी जा रही है, बड़ों को ना इज्जत ना मोहब्बत। नहीं यारी बात में रखा, बच्चे का चाचा उसे जरा सा डांटेगा तो बच्चे के सामने ही चाचा को डांटना कि भाई तुम कौन होते हो मेरे बच्चे को डांटने वाले? मामू डांटेगा तो माँ, भाई आप क्यों डांट रहे हो उसको? इससे बच्चे को यूं हो जाता है, तो बच्चे की डिप्रेशन बढ़ती है, तो फलाना बढ़ता है। उसकी कम बढ़ रही है, आपकी ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे का चाचा डांट रहा है तो बच्चे को आगे से रिप्लाई मत करने दो। बच्चे को बोलो बेटा ये आपके बड़े हैं, इनको आपको डांटने का पूरा पूरा हक है, इनके सामने आपने जबान नहीं चलानी। हाँ ज्यादा बात हो रही है तो फिर अलग से चाचे को समझा दो, बेटा ऐसा ना हो बच्चे को ज्यादा टेंशन हो, बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा सख्ती होगी तो बिगड़ेगा। हमारी बच्ची ने कल स्कूल की शिकायत की मेरे सामने आके, और शिकायत भी बच्ची की अम्मा ने की बच्ची के सामने, कि इसकी टीचर कह रही है कि इसने कहा कि पंखा बंद कर दें, मुझे सर्दी लग रही है। तो टीचर ने पंखा बंद नहीं किया और इसे कहा चुप करके बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो बात करें आप टीचर से जाके। मैंने बच्ची को समझाया, मैंने कहा बेटा जब टीचर को आपने कह दिया कि पंखा बंद करो, टीचर ने कहा तो आप चुप करके आराम से बैठ जाओ। आई बात समझ में? मैंने वो मेरा इरादा हुआ अलग से बात कर लूंगा मैं टीचर से कि अगर सर्दी ज्यादा हो रही है, हो सकता है और 4-5 बच्चों को भी सर्दी लग रही हो। अगर बार बार ये वाकया हुआ, कभी कभार तो होता है, तो बात कर लेंगे, बच्ची के सामने नहीं। बच्ची को हमने यही बताया कि बेटा जब टीचर कोई बात कहते हैं तो उसको फॉलो किया जाता है। शिकायती टट्टू बन के घर में शिकायतें बोलो नहीं लगा, बच्चे बिगड़ते हैं इन चीजों से। और बच्चे की शिकायत का कोई एतबार भी नहीं होता, वो बाज दफा कोई और चीज होती है, निकाल किसी और तरह से रहा होता है। मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों पे जुल्म होने दें स्कूल में। बच्चों के सामने यही हो कि टीचर बड़ा है, आप छोटे हो, टीचर जैसे कह रहा है आपको उसको फॉलो करना है।
सर्दियां खत्म हो जाएंगी, मौसम अगर ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा बदतमीज बन गया, ये सेटिंग आउट हो जाएगी। इसको कंट्रोल करना आपके लिए। और याद रखो, जो आज टीचर से बदतमीजी कर रहा है वो अपनी अम्मा से भी बदतमीजी करेगा, वो अपने अब्बा से भी बदतमीजी करेगा। तमीज मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गई है। जो भी नई नई हमें जो जनरेशन नजर आ रही है ना, उसमें सबसे जो महंगी चीज है, जो मार्केट में सबसे कम है, वो क्या है? तमीज है। बच्चों को बाप के खिलाफ, बीवी को शौहर के खिलाफ, छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के खिलाफ, शागिर्दों को टीचरों के खिलाफ, अवाम को रियासत के खिलाफ, ये भी एक है स्टेट के खिलाफ। ये मार्केट में जो जहन बन रहा है ना, वो इस टाइप का बनता चला जा रहा है। तो खैर, फिर हम अपने वाक़े की तरफ आते हैं। तो हम ये अर्ज कर रहे थे आपसे, जो हम बताना चाह रहे थे आपको, कि देखो, हदफ सामने रखो, उसके बाद अपने टाइम को जाया मत करो। वो हदफ हमारा आखिरत है। हम पैदा हुए हैं, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये हमारे दिमाग में किसी ने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं कि हम जिंदा रहने के लिए पैदा हुए। ये जिंदगी बहुत से भी ज्यादा थोड़ी है। आप अगर करोड़ों अरबों साल माजी को लेकर जाएं, और आगे कब्रों में हमारा दौर, पता नहीं हजारों साल रहते हैं, सैकड़ों साल रहते हैं, इसके बीच में जो ये 50, 60, 70 साल है, मेरे भाई, इसकी 2% की औकात नहीं है। इसको क्यों इतना बाप बना लिया है? सक्सेस, कामयाबी, और एक्चुअली ये स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा। जहां मर्जी पहुंच जाए भाई, तू थोड़े दिनों में कहाँ आने वाला है? कब्र में आने वाला। थोड़े दिनों को पता भी नहीं है कब आएगा। क्यों वो इतना बाप बना लिया इसको? सेहत मुसल्लत होती है तो सेहत मुसल्लत हो जाती है, दौलत मुसल्लत होती है तो दौलत मुसल्लत हो जाती है। शोहरत और इज्जत की चाहत मुसल्लत होती है तो वो मुसल्लत हो जाती है। मशहूर होने का शौक, पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है मशहूर होने के लिए। ऐसे भी यूट्यूब पे आपको लोग मिलेंगे, मशहूर होने का बहुत शौक है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो जाए हम। अरे यार, मशहूर हो के क्या होगा? थोड़े दिन में मर जाओगे। जितना भी मशहूर हो ना, जनाजा पढ़ने के बाद 2-4 दिन याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो अपने बाप को लोग याद नहीं रखते, तो मशहूर आदमी को कहां से याद रखेंगे? इतने बड़े बड़े मशहूर लोग पैदा हुए, और ऐसे ऐसे मशहूर लोग दुनिया में पैदा हुए हैं ना, कि उनके पे लोगों ने जाने दिए। जब उनका किस्सा खत्म हुआ तो मार्केट से उनकी शोहरत भी खत्म। और मरने के बाद मशहूर होने का फायदा भी क्या है? मशहूर अगर आप दुनिया में होगे तो आपको क्या फायदा उससे? फिरौन इतना मशहूर आदमी है ना, यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। ये 3 कौमें तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बाकी हिंदू भी जानते हैं हमसे सुन के, सिख भी जानते हैं हमसे सुन के। मेरा ख्याल है दुनिया में 4-5 आदमियों के अलावा सब जानते हैं फिरौन को। क्या हुआ भाई? फिरौन कहता होगा, यार मैं किसी झोंपड़े में रहता, किसी जगह में चौकीदारी करके जिंदगी गुजारता, खुदा की कसम ज्यादा अच्छा होता। फिरौन तो समझ रहा होगा, स्ट्रगल और मेहनत करके मैं मिस्र का बादशाह बना, और वह ये होता है। एक्चुअली इसको असल में स्ट्रगल की है, मेहनत की है। मेरी बचपन से मेरी माँ का मेरे सर पे हाथ था, और जहां भी मैं गया मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी हुई थी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक बीवी का हाथ होता है, तो 4 बीवियों का हाथ हो जाए तो सोचो कहां पहुंचेगा वो। तो स्ट्रगल होते होते मैं यहां तक पहुंचा। फिरौन से कोई जाके पूछे तो फिरौन कहेगा, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, बस एक मेरा गधा होता और कुछ ना होता। कभी तू सवार होता, कभी मैं सवार हूं। हंसी खुशी जिंदगी गुजर जाती, मुझे दुनिया में कोई ना पहचानता। ये जो आज चित्रौल लग रहे हैं, अन्नार युरदूना अलैहा गुदुव्वन व आशिया, कुरान कहता है आग है जिसमें सुबह भी जलाया जा रहा है और शाम को भी। वयौम तक़ूमुस्साआ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलू आल फिरौन अशद्दल अज़ाब, कहा जाएगा इससे भी ज्यादा सख्त अज़ाब में फिरौन को दाखिल कर दो। वयतहाज्जून फिन्नार, उस वक्त को याद करो जब ये आग में चीखेंगे, चिल्लाएंगे। फयक़ूलु ज़ुअफ़ा, फिरौन के जो मातहत दरबारी थे और जो उसकी रियाया थी, वो लोग कहेंगे, रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना,
ए अल्लाह, इन लीडरों की वजह से हम इस आग में जल रहे हैं, इस लीडर को हमने फॉलो किया था। फातिहिम ज़िफ़म मिनन फातिहिम अज़ाबन ज़िफ़म मिनन नार, अल्लाह इसको दुगना अजाब दे। क़ाल लिकुल्लिन ज़िफ़ुन, अल्लाह कहेगा इसको भी तुम्हें भी पूरा पूरा अजाब मिलेगा, इसलिए कि इसकी दावत पर तुमने दिल से लब्बैक कहा है, मजबूर होके लब्बैक नहीं कहा तुमने। मजबूरी के हकाम तो ये है कि वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु, फ़िरऔन ही के दरबार में एक शख्स मुसलमान हो गया था, मजबूर था, ईमान को छुपा लिया था उसने, उसको अल्लाह नहीं जहन्नम में डालेंगे। कोई गैर मुस्लिम कहता है मेरे माँ बाप काफिर हैं तो मैं मजबूरन काफिर हूँ, मैं इस्लाम छोड़ नहीं, मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, मुझे मार देंगे। भाई इस्लाम ने ऑप्शन दिया, छुप के मुसलमान हो जाओ। कितना बड़ा ऑप्शन दिया इस्लाम ने, दिल से आप मुसलमान हो जाओ, छुप के कलमा पढ़ लो। दुनिया को नहीं पता कि आप मुसलमान हो, लेकिन अल्लाह की नजर में आप क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। कितना जबरदस्त ऑप्शन दे दिया। तो अल्लाह कहेगा ये ऑप्शन भी तो था तुम्हारे पास, उस वक्त तुम दिल से काफिर थे। क्यों? तुम्हें हुकूमत फिरौन के पास और मूसा के पास हुकूमत भी नहीं और पैसा भी नहीं। तो अल्लाह के यहाँ मेरे भाई कामयाबी किसी और चीज